अभी तक आपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की 3 मेथड्स किए हैं, that is NWCM, LCM and WEM. That are the methods to find the feasible solution of transportation problem. आज हम जो कर रहे हैं that is for optimal solution. ऑप्टिमल का मतलब होता है कि अगर आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मिनिमम कोस्ट, तो मिनिमम कोस्ट रेफर्स टू कि आप उससे कम कोस्ट फाइंड नहीं कर सकते, दैट विल बी द फाइनल मिनिमम कोस्ट. ओके, अब लीस्ट कोस्ट मेथड या NWCM या WEM से जो आपको सॉल्यूशन मिलते हैं उनके आंसर वेरी कर सकते हैं. दैट आर नॉट ऑलवेज फिक्स्ड कि सबका आंसर सेम आएगा. ओके, लेकिन जब मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, इट गिव्स मी द मिनिमम सॉल्यूशन कि आपको इस वैल्यू से कम वैल्यू नहीं मिल सकती, दैट विल बी द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. और अगर वही हम प्रॉफिट में बात करेंगे, दैट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट. तो अगर क्वेश्चन आपके पास पेपर में लाइक ऐसे आता है दैट यू नीड टू फाइंड मिनिमम कोस्ट, तो मिनिमम का मतलब है कि आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर काम करना है. और ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसको मोडी मेथड भी कहा जाता है. दैट इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर मॉडिफाइड, तो मोडी मेथड. ऑलराइट, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको स्टेप्स ध्यान रखने हैं. जितना स्टेप्स आप क्लियर रखेंगे उतना क्वेश्चन करने में आपको इजी रहता है. अब पेपर में अगर वर्ड आ रहा है फाइंड द मिनिमम कोस्ट या वर्ड आ रहा है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, सो यू हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल द फिजिबल सॉल्यूशन. ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा होगा फिजिबल सॉल्यूशन. ओके, ये स्टेप आप नोट कीजिएगा और स्टेप आपने ध्यान रखने हैं पेपर में, उस स्टेप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे. तो फिजिबल सॉल्यूशन के हमने 3 मेथड किए हैं, विच वन, NWCM, LCM एंड WEM. लेकिन हम जब भी ऑप्टिमल पर काम करेंगे, जब भी हम मोडी मेथड पर काम करेंगे, हमें WEM से फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है. तो स्टेप नंबर 1 आई टोल्ड यू, आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है, आपसे कहा गया मिनिमम कोस्ट फाइंड करना है, इट मीन्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर जाना है. सो सिंपल सा कंसेप्ट मुझे पता होना चाहिए कि मुझे मोडी मेथड यहाँ यूज करना है. सो व्हाट डिड आई टेल यू, स्टेप नंबर 1 वी आर गोइंग टू फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन यूजिंग WEM. अब WEM के लिए आपको पेनल्टी मेथड बताया था, आप एक बार वो रिवाइज कीजिए, और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा एक बार वो जरूर चेक कीजिए, कंप्लीट प्रोसीजर उसमें मिलेगा. तो आपको पता है जब मुझे WEM अप्लाई करना है पेनल्टी फाइंड करनी होती है. पेनल्टी का प्रोसीजर क्या है, from each row and from each column you have to find the this is the difference from the 2 minimum elements. like अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 15 और 10 इस रो में जो है मिनिमम एलिमेंट है, सिर्फ कोस्ट मैट्रिक्स में डिमांड और सप्लाई को नहीं देखते हम. ओके, तो 15 और 10 का 5. ओके, सो 13 एंड 12 का कितना हुआ 1, ये पेनल्टी 1 का कॉलम है. यहाँ पर अगर हम देखेंगे इट इज़ 12 एंड 11, तो ये भी 1 हुआ. सिमिलरली कॉलम वाइज आपको पेनल्टी फाइंड करनी है. नेक्स्ट स्टेप हमारा होता था कि पेनल्टी में जितनी भी आपने पेनल्टीज फाइंड करी हैं, जैसे ये पेनल्टी थी 5 1 1, यहाँ 3 3 5 2, इसमें से मैक्सिमम पेनल्टी को मार्क करना है. और यहाँ पर यू कैन सी देयर आर 2 मैक्सिमम पेनल्टी, ये वाला 5 भी है और ये भी है. तो या तो आप रैंडम जा सकते हैं, या दूसरा मैंने आपको बताया था देखना है कि कहाँ मैक्सिमम एलोकेशन हो रहा है. अगर मैंने ये 5 सिलेक्ट किया है तो आपने क्या करना होता है, उस पेनल्टी के कॉलम में, अगर कॉलम बन रहा है तो कॉलम में, अगर आप ये 5 सेलेक्ट करते तो रो आता, उसमें मिनिमम एलिमेंट को आपने एलोकेशन देनी है. अगर मैंने ये 5 सिलेक्ट किया है तो इसमें मिनिमम एलिमेंट क्या है 12. यहाँ 12 के सामने कितने यूनिट्स है डिमांड सप्लाई के, 4 एंड 6, तो 4 हमने एलोकेट किया, तो यहाँ कितना बचा 0, और यहाँ 6 - 4 2. ओके, तो पेनल्टीज में यही रहता है कि आपको या तो रैंडम ले लेनी है अगर 2 सेम पेनल्टी मिल रही हैं, अदरवाइज आपको ये देख लेना है कि कहाँ पर मैक्सिमम एलोकेशन जा सकती है आपकी. अगर मैं ये वाला 5 सिलेक्ट करती देखूँ तो इसमें मिनिमम एलिमेंट क्या था 10, और उस 10 का डिमांड सप्लाई कितना है 2 एंड 3, तो 2 जाता, लेकिन यहाँ कितना गया 4. तो जो मैक्सिमम जा रहा है आप उसको पहले सिलेक्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, तो ये प्रोसीजर आप ऑलरेडी देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में. WEM से हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है एंड सॉल्यूशन इज 174. ये आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ गया है, जो आपका है स्टेप नंबर 1. ओके, मोडी मेथड का स्टेप नंबर 1. नाउ कम टू स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 के लिए हमें चेक करना होता है कि सॉल्यूशन हमारा जनरेट है, डी जनरेट है,
या फिर नॉन डीजेनरेट है. वी हैव टू चेक वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आपको एक इक्वेशन चेक करनी है. इट इज़ m प्लस n माइनस 1. m का मतलब है नंबर ऑफ रोज कितनी थी आपकी मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, और उसमें से -1 करना है. एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं एलोकेटेड सेल. ओके, लेट्स सी. आपने एलोकेटेड सेल का मतलब कहाँ कहाँ असाइन की है वैल्यू, 1 2 3 4 5 6. तो कितने एलोकेटेड सेल हैं आपके पास? देयर आर 6 एलोकेटेड सेल. और m प्लस n का मतलब नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम. तो रोज कितनी है? 1 2 3. सिर्फ कॉस्ट मैट्रिक्स, डिमांड सप्लाई वी विल नॉट सी. ओके, और उसके बाद कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4. तो 3 प्लस 4 कितना हुआ? 7 माइनस 1 कितना आया? 6. तो अगर नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल या एलोकेटेड सेल इक्वल आता है इस इक्वेशन के, तो कहा जाता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो नॉन डीजनरेट है. मतलब विदाउट डूइंग एनी चेंजेस हमें अब सीधा स्टेप 3 पर आना है. ओके, कि नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? स्टेप 3 में हमें ऑक्यूपाइड सेल पर जाना है और वहाँ पर एक इक्वेशन हमें यूज़ करनी है. स्टेप 3 के लिए आपने क्या करना है? ऑक्यूपाइड सेल के लिए आप एक इक्वेशन यूज़ करेंगे. ऑक्यूपाइड सेल का मतलब जहाँ पर आपने डिमांड सप्लाई की जो वैल्यू है वो एलोकेट करी है. ओके, तो इक्वेशन क्या है? यू आई प्लस वी जे इज इक्वल टू सी आई जे. सी आई जे जो कोस्ट गिवन होगी एलोकेटेड सेल में, यू आई हम रो के लिए लेंगे और वी जे जो है हम किसके लिए लेंगे? कॉलम के लिए. ओके, तो आपने स्टेप नंबर 1 में फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड किया वैम की हेल्प से. स्टेप नंबर 2 में हमने ये इक्वेशन यूज़ करी थी और डीजनरेट या नॉन डीजनरेट पर स्टडी किया है. ओके, सॉरी ये डीजनरेट लिखना था, आई हैव रिटन इट डीजनरेट. डीजनरेट और नॉन डीजनरेट के लिए स्टेप नंबर 3 में ऑक्यूपाइड सेल के लिए आपको ये इक्वेशन यूज़ करनी है. अब ऑक्यूपाइड सेल में सी आई जे का मतलब है कोस्ट. तो अगर मैं इस मैट्रिक्स पर आती हूँ, ये ऑक्यूपाइड सेल है हमारे पास, राइट? 1 2 3 4 5 6. अब सी आई और वी जे क्या लेना है? मैंने आपको कहा सी जो है रो के लिए है, तो आप कहेंगे C1 C2 C3. इसी तरह कॉलम के लिए V1, आप इसको कलर्ड से मार्क कर सकते हैं. अगेन इट इज़ V1 V2 V3 एंड V4. तो ये आपका हो गया C एंड V. ये आपने यहाँ पर ऐसे देना है. अब उसके बाद ऑक्यूपाइड सेल, पहले ऑक्यूपाइड सेल पर जाते हैं. कोस्ट है 10, सी आई जे का मतलब था 10. ये इक्वेशन है जिस पर हमें काम करना है, राइट? दिस इज द इक्वेशन. ओके, तो पहले एलोकेटेड सेल पर जाते हैं. कोस्ट है 10. तो आपने देखा ये किसके कोस्ट के सामने C और V की क्या वैल्यू है? C1 एंड V2. तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी? C12 इज इक्वल टू U1 प्लस V2. ठीक है, कोस्ट आपको मिली है, ये सॉरी यहाँ पर U लिखिएगा, U1 U2 U3. सो इट इज U1 प्लस V2. तो कोस्ट क्या बन गई? C12. तो हमने पहली इक्वेशन लिखी है C12 इज इक्वल टू U1 प्लस V2. ओके, फिर हम नेक्स्ट एलोकेटेड सेल पर जाते हैं. इट इज दिस वन. तो यहाँ पर क्या बना है? 2 और 2, यानी कि कोस्ट बनी C22. आप यहाँ से देख सकते हैं 1 और 2 है तो C12 कोस्ट बनेगी. यहाँ 2 और 2 है तो इस कोस्ट को हम क्या कहेंगे? C22. तो इक्वेशन बनेगी C22 इज इक्वल टू U2 प्लस V2. सो इट विल बी C22 इज इक्वल टू U2 प्लस V2. इस तरह जितने भी आपको एलोकेटेड सेल मिल रहे हैं उन सब में आपने ये कोस्ट वैल्यू जो है इक्वेशन की फॉर्म में देना है. जैसे यहाँ जाएंगे तो 2 और 3, तो इस कोस्ट को हम कहेंगे C23 इज इक्वल टू U2 प्लस V3. तो कितने एलोकेटेड सेल थे? 1 2 3 4 5 6. इट मीन्स हमें यहाँ पर 6 इक्वेशंस मिल जाएंगी. ओके, अब ये जो इक्वेशंस आपको मिली हैं यहाँ पर क्या अननोन है और क्या नोन है? सी आई जे जो है वो हमारे पास कोस्ट है, तो ये तो नोन है. लेकिन जो U और V हमने सब्सटीट्यूट किए हैं, U1 U2 U3 और V1 V2 V3 और V4, ये अननोन है, राइट?
ये वैल्यू जो है वो आपके लिए अननोन है। तो हमारा टारगेट रहता है इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना बाय यूजिंग द इक्वेशंस दैट वी हैव ऑब्टेन्ड। तो इन इक्वेशंस की हेल्प से आपने जितने भी यू आई और वी जे हैं उनको कैलकुलेट करना है। अब आप देखो इक्वेशंस हमारे पास 6 बनी थी, है ना, और वेरिएबल कितने 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 वेरिएबल्स मिले हैं वाइल वी आर डीलिंग विद 6 इक्वेशन। तो एक वेरिएबल जो है वो एक्स्ट्रा है हमारे पास। ऐसे केस में जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशन से ज़्यादा होते हैं तो जितने एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स को आप वैल्यू जो है वो सेल्फ असाइन करते हैं। तो यहाँ पर मुझे किसी एक वेरिएबल को वैल्यू जो है वो खुद से देनी है। अब हम क्या करते हैं कि आपने ये कैसे जज करना है कि हम किस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करें, और उसको हम 0 असाइन कर देते हैं, लेकिन किस वेरिएबल को करें। तो व्हाट वी डू, हम जितनी भी एलोकेशंस थी देखते हैं किस रो में या कॉलम में सबसे ज़्यादा एलोकेशंस हैं। जैसे फर्स्ट रो में 1 है, सेकेंड रो में 3 एलोकेशन है, थर्ड रो में 2 हैं। कॉलम वाइज देखें तो यहाँ 1 2 1 2, तो इट मीन्स यहाँ मैक्सिमम एलोकेशन थी। तो जहाँ मैक्सिमम एलोकेशंस है आप उस वेरिएबल को 0 पुट कर सकते हैं। तो मैंने u2 को क्या पुट कर देना है 0। सो व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव सब्स्टिट्यूट u2 इज इक्वल टू 0। तो इन इक्वेशंस में जहाँ जहाँ u2 था उसको हमने कितना पुट कर देना है 0। तो आप अगर देखें इक्वेशन यहाँ पर u2 है ना, तो जब मैं u2 को 0 पुट करती हूँ मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, v2 इज इक्वल टू c22। तो वो अब आपने इक्वेशंस में से लिखना है। आप कहेंगे कि u2 प्लस v2 जो था वो c22 के इक्वल था, u2 प्लस v2 c22 के इक्वल था। इसको तो हमने 0 रख दिया है ना, और c22 यानी कि कितनी कॉस्ट गिवन थी 2 पर, इट इज़ 13। तो हमने लिखा इट इज़ 13। तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई है, ये वैल्यू आपको मिल गई है 13, राइट। अब नेक्स्ट टाइम अगेन आप इन इक्वेशंस पर जाइए, कहाँ पर और u2 मिल रहा है, ये रहा u2। तो u2 को कितना पुट करना है 0। तो वहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी v3 की, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट टाइम v2 की मिल चुकी है, हमने जो प्रीवियस केस किया था उसमें हमें v2 की वैल्यू मिल गई थी। v2 की वैल्यू मैं अब इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी तो यहाँ से u1 की मिल जाएगी। आपको एक वैल्यू पुट करने से, u2 को 0 पुट करने से एक नई वैल्यू मिली है, अब उस वैल्यू को पुट कर देंगे तो नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह इन 6 इक्वेशंस में आप जो जो वैल्यूज़ आप फाइंड करते जा रहे हैं वो पुट करते जाइए, और यहाँ से आपको ये जितने भी वेरिएबल थे इन सब की कंप्लीट वैल्यूज मिल जाएंगी। ओके, तो ये आपको ये कंप्लीट वैल्यू आई विल शेयर विथ यू। आप ये काम खुद कर सकते हैं, ये वैल्यू आप लोग फाइंड कर लेंगे। प्रोसीजर आई हैव टोल्ड यू, ऑलराइट। सो इट वाज स्टेप नंबर 3। तो प्रोसीजर में अब तक हमने क्या देखा, अगर हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर काम करना है, सो स्टेप नंबर 1 यू विल फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय यूजिंग वेम। देन आपको चेक करना है जो सिस्टम था हमारे पास वो नॉन डिजेनरेट है या डिजेनरेट है। ऑक्यूपाइड सेल जो थे उनके लिए आपको ये इक्वेशन यूज़ करना है, सी आई जे इक्वल टू यू आई प्लस वी जे, जहाँ सी आई जे कॉस्ट वैल्यू थी ऑक्यूपाइड सेल की, यू और वी वो वैल्यूज़ है जो हमें फाइंड आउट करनी थी, वो अननोन्स थे। जब आप वो फाइंड कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप आता है नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए। नॉन ऑक्यूपाइड सेल मतलब जहाँ कोई वैल्यू आपने एलोकेट नहीं की है, तो उसके लिए एक इक्वेशन जो बनानी है हमें वो यहीं से आप बनाएंगे। आप कहेंगे सी आई जे माइनस यू आई माइनस वी जे। ओके, इट मीन्स मैंने इस u और v को इकट्ठा ले लिया है c के साथ, कोस्ट के साथ। तो इस इक्वेशन को हम देते हैं नेम डी आई जे, एंड दिस इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी कोस्ट। अपॉर्चुनिटी कोस्ट जो है वो हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए। ओके, तो अगर हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, दिस वाज द सॉल्यूशन दैट वी डिड अर्लियर, कि आपने कहाँ तक वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, कहाँ कहाँ एलोकेशंस दी थी, तो मैंने वो रीराइट किया है, ठीक है। अब उसके बाद अब नॉन एलोकेटेड सेल कौन से हैं, दिस वन, आफ्टर दैट दिस 17 18 16
17 एंड 20, बाकी सब ऑक्यूपाइड हैं जिन पर हम स्टेप 3 में काम कर चुके हैं, जो ये इक्वेशंस बनाई थी। अब किस पर काम करना है? नॉन ऑक्यूपाइड पर, और आपको 1 बाय 1 वो वैल्यूज लिखते जानी है इस इक्वेशन में। सी का मतलब नॉन ऑक्यूपाइड की कॉस्ट, यू और वी दिस टाइम आपने यूज करना है जो स्टेप 3 से कैलकुलेट कर चुके थे। ठीक है, तो अब हम आते हैं सॉल्यूशन पर। u और v की जो जो वैल्यूज़ थी वो यहाँ मेंशन कर दी हैं, जैसे u1 की -3 आई, u2 की 0, u3 की -2। इसी तरह v1, v2, v3 और v4 की क्या क्या वैल्यूज़ आई हैं वो 14, 13, 12 एंड 13। नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नॉन ऑक्यूपाइड सेल इक्वेशन आपने मेंशन करी, आपको बताया है, अब इक्वेशन से ही आपने फॉर्म करना है। सबसे पहले देखते हैं कौन सा नॉन ऑक्यूपाइड सेल है, दिस वन। तो कहाँ पर है ये आप देख सकते हैं, 1 1। तो आप लिखेंगे D11 इज इक्वल टू, तो 1 1 का मतलब I भी 1 है, J भी 1 है, सो C11 इट मीन्स इसकी कॉस्ट विच वॉज 15 माइनस U1 प्लस V1। तो U1 है -3, V1 है 14, 14 माइनस 3 11, सो दिस इज इक्वल टू 4 विच इज ग्रेटर देन 0। कम टू द सेकेंड नॉन ऑक्यूपाइड सेल, ये है 17, कहाँ बना? 1 पर और 2 पर, सो इट विल बी इट इज 1 एंड 3 है ना, ये 3 है यहाँ पर, सो इट इज D13। कॉस्ट कितनी है? 17। अब 1 यानी कि U1 था और V3, तो -3 एंड 12 कितना बनेगा? 9। 17 माइनस 9 दैट विल बी 8 विच विल बी ग्रेटर देन 0। सिमिलरली आप जितने भी नॉन ऑक्यूपाइड सेल थे 1 2 3 4 5 6, उन 6 सेल के लिए ये DIJ कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब ये स्टेप हमारा जो है ये डिसाइड करता है कि क्वेश्चन में आगे स्टेप पर हमें जाना है या नहीं। नाउ सी, अगर जितने भी हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि DIJ कैलकुलेट किए हैं, इफ ऑल DIJ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट मीन्स यू विल स्टॉप द प्रोसीजर देयर, दैट विल बी द लास्ट स्टेप ऑफ द मोडीज मेथड। तो वहाँ पर हमें वो प्रोसीजर स्टॉप करना है। व्हाट यू विल डू, आपने चेक किया कि जितनी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी वो पॉजिटिव आ रही हैं, इट मीन्स जो हमने स्टेप 2 में इट वॉज इन स्टेप 1 जहाँ पर आपने वोगल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड कर लिया था, वही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। सो ये 4 स्टेप्स ध्यान रखिएगा अगर आप काम कर रहे हैं मोडीज मेथड पर। वैम से सॉल्यूशन, डिजनरेट, नॉन डिजनरेट, ऑक्यूपाइड सेल, नॉन ऑक्यूपाइड सेल, एंड फाइनली यू विल सी द सॉल्यूशन। अगर ये लेस देन 0 है तब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऑलराइट, अगर आप लोगों को कोई डाउट है अभी, बिकॉज थोड़ा सा आपके लिए अभी लेंथी रहेगा, अगर एक टाइम कर लेते हैं, स्टेप ध्यान रखते हैं, देन इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड रेज योर क्वेश्चंस देयर।